नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान को। और एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं हिंदी व्याकरण की एक और नई वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में हमने शब्द विचारों के बारे में पढ़ा और जाना। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण के कितने प्रकार होते हैं और उन्हें किस किस रूप में लिख सकते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। आइए बिना कोई समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण। पिछली कक्षा में हमने शब्द विचार पढ़ा। आज संज्ञा की परिभाषा, उसका अर्थ और प्रकार को समझेंगे। तो पहला यही है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है। तो यदि हम संज्ञा का सामान्य या साधारण भाषा में अर्थ जाने तो उसका अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। अब वो किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी प्राणी का भी नाम हो सकता है। तो चलिए प्रश्न लिखिए, संज्ञा किसे कहते हैं, कितनी प्रकार की होती है। उम्मीद है आपने प्रश्न लिख लिया होगा। अब इसका उत्तर लिखिए। किसी प्राणी, जाति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के उदाहरण को हम एक वाक्य के माध्यम से समझते हैं। तो वो वाक्य है, आहत ने आगरा में सुंदर ताजमहल को देखा। आप लोगों को ये बात थोड़ा गौर करना होगा इस बात की तरफ। आहत ने आगरा में सुंदर ताजमहल को देखा। अब ये हम इस तरह के उदाहरण बताना चाहते हैं, ये नहीं कि राम पुस्तक, पहाड़ ये सब संज्ञा है, नहीं। क्योंकि ये कक्षाओं के साथ साथ ये एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन लेवल का भी वीडियो तैयार होता है। तो कंपटीशन में आप एग्जाम में बैठेंगे किसी भी जॉब के लिए, तो वहां ऐसे सेंटेंस मिलेंगे और आपसे कहा जाएगा कि इस वाक्य में कितनी संज्ञाएं हैं और या इस वाक्य में कौन सी संज्ञा का भेद पूछा जाएगा। तो वो आप समझ लीजिए थोड़ा। देखिए सेंटेंस या वाक्य को हमने पढ़ा, आहत ने आगरा में सुंदर ताजमहल को देखा। अब आप बता सकते हैं इसमें कितनी संज्ञाएं हुई। तो चलिए देखते हैं। किसी का नाम है एक, फिर किसी स्थान का नाम है दो, फिर किसी वस्तु का नाम है तीन, है ना। लेकिन एक सुंदर भी चार, कोई भाव है सुंदर। तो परिभाषा में क्या था, किसी प्राणी या स्थान या वस्तु या भाव के नाम का जो बोध करा उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा है, आप समझ रहे होंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा। किसी का नाम भी है, किसी स्थान का नाम भी है, किसी वस्तु का नाम भी है और किसी भाव भी आ रहा है। तो इस तरह से आपको संज्ञा पता होना चाहिए किसी वाक्य में। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, राम पुस्तक, लेखनी, पहाड़, नदी, ये सारी क्या है, संज्ञाओं के उदाहरण है। अब जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। अब आप लोगों ने कहीं कहीं बुक्स में, जो अधिकतर प्राइवेट बुक आदि व्याकरण लग जाती है, तो उसमें 5-5 भेद देखे होंगे, पढ़े होंगे। लेकिन 5 भेद नहीं होते हैं। राय जो सही है, जो व्याकरण करता है या व्याकरणकार विद्वानों ने भेद बताए, तो वो है 3। और फिर 3 में जातिवाचक संज्ञा, उसके
दो उपभेद कर दिए हैं, इसलिए टोटल कितने हो जाते हैं 5। तो उपभेद को हम गिनेंगे नहीं तो 3 ही भेद होते हैं। तो पहला तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रश्न लिखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। चलिए उत्तर लिखिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, और पुस्तकों में रामायण, नदियों में गंगा, इस तरह के उदाहरण हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के ले सकते हैं। अब दूसरा प्रकार है संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा। तो प्रश्न लिखिए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर लिखिए, किसी संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण स्थानों, व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या किसी संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें संपूर्ण पुस्तकें आती हैं। पुस्तक अगर हम किसी विशेष पुस्तक का नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। यहाँ पुस्तकें सारे प्राणी, नदियां, पहाड़ आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो पहला जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप वहीं पर अपनी कॉपी पर द्रव्यवाचक संज्ञा की हेडिंग डाल लें, उसमें लिखें, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहती है। तो आइए थोड़ा हम इस पर शब्द को देखें। इस शब्द को द्रव्यवाचक, इसी में द्रव्यवाचक की परिभाषा का भेद छुपा हुआ है। द्रव्य का मीन्स होता है पदार्थ, इसी कारण से इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या है? जैसे हवा, रेत, मिट्टी, सोना, चांदी, लोहा आदि जो वे पदार्थ जिन्हें नाप तोल सकते हैं द्रव्यवाचक होते हैं या पदार्थवाचक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा उपभेद क्या था? समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें हेडिंग डाल के लिखें, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो बहुत ही साधारण सी परिभाषा, समूह का ज्ञान हो, जैसे सेना, झुंड, कक्षा, सभा, जुलूस आदि। आपने देखा होगा कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, ऐसे जब सभा चल रही हो तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जनता इकट्ठी होती है। तो जहां समूह हो और किसी का ढेर, यदि आपने देखा हो, समूह में रहते हैं जो भी वस्तु, उन्हें वो किसके अंतर्गत आती है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो भेद है संज्ञा के वो अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। अब समय है गृह कार्य यानी होमवर्क का। तो हमने अभी 2 भेद पढ़े संज्ञा के, उन्हीं के कुछ प्रश्न लिख रहे हैं जिनका उत्तर आप कमेंट में लिखकर दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 विद्यार्थी, नंबर 3 मंत्री, नंबर 4 राजेंद्र। दूसरा प्रश्न है, पुंज में संज्ञा
का कौन सा भेद है? पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा और चौथा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको विकल्प भी दिए हैं, आपको सही विकल्प चुनकर कमेंट में लिखना है। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा अपना YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ। धन्यवाद।